नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चला रहे हैं और लगातार हम डिस्ट्रिक्ट्स को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो भी हमारे परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो हमने फिलहाल लखनऊ को डिस्कस कर लिया था। अब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है नाम तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये उत्तर प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या को धारित करता है। उसी प्रकार ये उत्तर प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी आपको देखने के लिए मिलती है। इस डिस्ट्रिक्ट की महानता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्वयं ब्रह्मा जी ने बेसिकली इसी स्थान को अपने यज्ञ के लिए चुना था, इसीलिए तीर्थों में भी महान तीर्थ के रूप में प्रख्यापित है, जिसे तीर्थराज का नाम भी दिया गया है। ये वो स्थान है जहां कुंभ का भी आयोजन होता है। ये कुंभ जो कि भारतवर्ष में केवल 4 स्थानों पर आपको आयोजित होते हुए दिखाई देता है, जिसमें एक प्रयागराज है, दूसरा नासिक है, तीसरा आपका उज्जैन है और चौथा हम हरिद्वार को देखते हैं। उसी प्रकार 12 वर्षों में आने वाला एक कुंभ होता है, 6 वर्षों का एक अर्ध कुंभ होता है और 12 को जब 12 से आप मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात 144 साल बाद, तो वो महाकुंभ की एक सफल आयोजन होता है। और इस समय जो हमारे प्रयागराज की धरती पर सेलिब्रेट किया गया, जिसकी आध्यात्मिकता सांस्कृतिकता को न केवल भारतवर्ष में महसूस किया गया अपितु पूरे विश्व में उसकी प्रख्याति स्थापित हो गई, वो बेसिकली आपका प्रयागराज में होने वाला इस बार का महाकुंभ था, जो 144 वर्षों के बाद मनाया गया था। साक्षात सारे के सारे देवी देवता प्रयागराज की धरती पर ही विद्यमान हो गए थे। तो चलिए इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, कुछ इसकी हिस्ट्री को लेकर, कुछ इसकी ज्योग्राफी को लेकर के। और यह महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है आपका और हमारा प्रयागराज। तो देखते हैं हम लोग प्रयागराज को, चलते हैं प्रयागराज की इस जर्नी के ऊपर। अर्थात सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखते हैं। याद कीजिए, आपको उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जब मैंने लखनऊ पढ़ाया था, लखनऊ मंडल के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। उस लखनऊ मंडल के कौन कौन से मैंने आपसे जिले आपसे डिस्कस किए थे, याद रखिएगा उनको भी। आज हम फिलहाल प्रयागराज की धरती पर चलते हैं, जिसका नाम इलाहाबाद भी आप देख रहे हैं। तो यहां पर इलाहाबाद के नाम से आपको दिख रहा होगा, ये आपको इलाहाबाद का इलाका दिख रहा है, दिस वन। और आज भी हम उसी वे में बात करेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश जो कि 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार 4 आर्थिक संभागों में भी विभाजित है। एक पूर्वी आर्थिक संभाग है, एक पश्चिमी आर्थिक संभाग है, एक उत्तरी और एक मध्य का और एक दक्षिणी आर्थिक संभाग आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो 4 आर्थिक संभागों में हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं और 18 मंडलों के रूप में हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं। उसी में एक मंडल जो है हमारा इलाहाबाद मंडल भी है, जिसे आप प्रयागराज मंडल के नाम से आज जानते हैं। ये प्रयागराज जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आज पूर्वी संभाग का हिस्सा माना जाता है। ये किसका है? पूर्वी आर्थिक संभाग का ये हिस्सा माना जाता है। अर्थात इस इलाहाबाद को देखें तो इस इलाहाबाद मंडल में कुछ जिले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें स्वयं एक प्रयागराज आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इसी से ही एक बॉर्डर सटाते हुए आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिल रहा है, जिसका नाम है कौशांबी। तो कौशांबी भी इलाहाबाद मंडल में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के जस्ट बगल में आपको यह फतेहपुर देखने के लिए मिलेगा। तो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट भी इलाहाबाद मंडल का ही पार्ट है। उसी प्रकार कौशांबी और इलाहाबाद से यहां पे बाउंड्री टच करते हुए आपको दिखाई पड़ता है
प्रतापगढ़ का रीजन। तो ये 4 आप डिस्ट्रिक्ट अगर मिला लें तो यही 4 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद मंडल या प्रयागराज मंडल के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो स्वयं एक प्रयागराज, उसके बाद कौशांबी, फिर फतेहपुर और फिर इसके पश्चात प्रतापगढ़। तो ये 4 आपको दिमाग में रखने चाहिए इस मंडल को ध्यान में रखने के लिए। तो यहां पर आप फिर से देख रहे हैं मंडल का मैप, और ये मंडल मैप आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। प्रयागराज, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय भी देखने के लिए मिलेगा, जिसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर कौन कौन से आएंगे? तो इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर और फिर हम प्रतापगढ़ की चर्चा करेंगे। तो दिमाग में रखिएगा, दैट इज योर मंडल वाइज। बात की जाए इस प्रयागराज की धरती की, तो प्रयागराज के बारे में इसकी महानता ऋग्वेदों में भी हमको देखने के लिए मिलती है, महाभारत में भी, बौद्ध धर्म में भी, उसी प्रकार जैन धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में हमको प्रयागराज देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार आपको रामायण में भी इसका बहुत बड़ा जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो बात करते हैं ऋग्वेद की। तो अगर ऋग्वेदा की बात की जाए तो उसमें भी हमें प्रयाग और उससे जुड़ी तीर्थ यात्राओं के बारे में संदर्भ देखने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो पाली सिद्धांत है, और उसी में ही एक निकाय है जिसका नाम मध्यम निकाय है, सुत्त पिटक का ही एक भाग है। जैसे हमारे में गीता का महत्व होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का महत्व होता है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी में एक पार्ट है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में ही आपके मध्यम निकाय को शामिल किया गया है। तो उसी मध्यम निकाय में बेसिकली यहां पर प्रयाग की चर्चा की गई है। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो वैदिक धर्म को काउंटर करने के लिए देखने के लिए आपको मिलता है। इसीलिए इसमें यहां पर लिखा भी है कि बुद्ध कहते हैं प्रयाग में स्नान करने से क्रूर और बुरे कर्म धुल नहीं सकते, बल्कि पुण्यवान व्यक्ति को हृदय से शुद्ध और कर्म में निष्पक्ष होना चाहिए। तो आप सब भी ये बहुत अच्छे से बात जानते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो केवल बुद्ध ने ही नहीं कहा है, हमारे भी धर्मशास्त्रों में वर्णित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपके कर्म ही आपकी पवित्रता के सबसे बड़े संबोधक होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये वर्णित किया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो वहां पर भी कर्म की महत्ता को दर्शाया गया है। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी यहां कह रहा है कि प्रयाग का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो बहुत है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हम वहां पर डुबकी लगाएं और वहां से हम सीधे सीधे मोक्ष का या स्वर्ग लोक का पहला शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट कटवा लें। तो ऐसा नहीं है। वंदे भारत की टिकट कटवाने के लिए आपको कर्मों की तरफ जाना होगा, और आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और नोट्स भी बनाना, प्रयागराज के बारे में समझना, और अपने यूपीपीएससी आयोग के पेपर में जाकर के उसको सॉल्व कर देना। वो कर्म जब आपका प्रतिष्ठापित होगा तब आप सेलेक्ट होंगे। फिर आप वंदे भारत में बैठिए, चाहे आप जिसमें भी बैठिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी यहां के तीर्थ यात्रा की बेसिकली हमको चित्र देखने के लिए मिलता है। यहां पर लिखा भी है, खासकर जो महाभारत से संबंधित तीर्थ यात्रा पर्व था उसमें कहा भी गया है भगवान के द्वारा, हे भरत श्रेष्ठ, जो व्यक्ति माघ के दौरान प्रयाग में स्नान करके दृढ़ नैतिक व्रतों का पालन करते हैं, नैतिक व्रत और कुछ नहीं है, आपके कर्मों की पवित्रता है, नैतिक व्रतों का पालन करते हैं वे निष्कलंक हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर माघ की चर्चा की गई है, इसीलिए प्रतिवर्ष माघ मेला भी आयोजित किया जाता है इसी जनवरी के समय में। और आप लोग के लिए एक विशिष्ट सूचना है, वो सूचना ये है कि अगले ही हफ्ते में मैं आपके लिए स्पेशल महाकुंभ को लेकर के, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। जरूर आप उसको देखें और पूरे महाकुंभ का स्नान हमारे साथ उत्तर प्रदेश की वाणी में करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम अग्नि पुराण और पुराणों की बात करें तो उसमें भी प्रयाग का
बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र हमको देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा यहां पर यज्ञ किए गए थे, और उन यज्ञों के कारण ही जब ब्रह्मा जी ने यहां यज्ञ किए तो फिर यहां पर अनंत यज्ञों की श्रृंखला स्थापित हुई। इसीलिए इसको तीर्थों में भी तीर्थराज के रूप में संबोधित किया जाता है। और बड़ी बात बताऊं तो महाकुंभ जिसको आप देखते हैं, जो 144 साल बाद आप आयोजित करते हैं, वो केवल और केवल आपको प्रयागराज में ही देखने के लिए मिलता है। प्रयाग का उल्लेख रामायण में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये वही पवित्र स्थान है जहां ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी मौजूद था। उसी प्रकार ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों में से एक है। हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है संगम, जहां पर गंगा और यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती जी का एक पावन संगम आपको देखने के लिए मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाइयों सभी की संस्कृति का एक मिश्रित शहर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं यहां पर जैनों की बात करूं तो प्रभु क्या कहते हैं, ऋषभदेव महाराज जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि इनकी जो जन्म स्थली है वो अयोध्या की पावन भूमि रही है। तो प्रभु ऋषभदेव महाराज जी की बात करें तो कहते हैं कि उनको यही प्रयाग की धरती पर ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वो कैवल्य ज्ञान होता है, उसी के बाद केवलिन कहा जाने लगता है। तो कहते हैं कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, सर्वोच्च ज्ञान, वो प्रयागराज की धरती पर ही हुआ था। यदि आप इलाहाबाद फोर्ट में जाएंगे तो वहां पर अक्षय वृट लगा हुआ है, और उस अक्षय वृट के पास देखेंगे तो जैन धर्म की आपको इन्हीं से संबंधित जो मंदिर है वो देखने के लिए आपको मिल जाता है। उसी प्रकार आचार्य हेमचंद्र की सूरी की तिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र में भी पूरी मताल बेसिकली प्रयागराज को ही बेसिकली कहा गया है, को जैन गतिविधियों का केंद्र बताया गया, और कहा गया कि भगवान महावीर स्वामी सहित बहुत सारे तीर्थंकरों ने यहां पर आकर के मेडिटेशन का काम किया था। तो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य में, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अशोक का भी हमको कौशांबी इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है प्रयाग प्रशस्ति के रूप में, जिसे आप जाएंगे तो अशोका पिलर हमको ये प्रयागराज में देखने के लिए मिलता है। इसी अशोकन प्रशस्ति पर, इसी अशोकन पिलर पर आपको समुद्रगुप्त का लेख देखने के लिए मिल जाएगा, तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाएगा। उसके पश्चात इसी में ही राजा बीरबल ने भी अपना लेख लिखा है, और उसके पश्चात जहांगीर ने भी इसमें अपना लेख लिखा है। तो इसमें वही चीज लिखी हुई है कि ये जो अशोकन पिलर आप देख रहे हैं, जिसे प्रयागराज में आज देखा जाता है, इसमें बीरबल का लेख आपको देखने के लिए मिलेगा। बीरबल में इसने मेंशन किया है माघ मेला एट प्रयागराज, प्रयाग तीर्थराज। तो यहां इसको भी इसने तीर्थराज के रूप में संबोधित किया, और माघ मेला का बेसिकली इसने जिक्र किया है। तो इसीलिए भले ही 6 वर्षों में आप अर्धकुंभ, 12 वर्षों में आप कुंभ, और 144 सालों में महाकुंभ आप देखते हो, लेकिन माघ मेला जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और माघ मेले के समय में डुबकी लगाने का भी एक बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। इसी प्रकार अगर मैं आगे की आपसे बात करूं तो गुप्तास के समय में आपको समुद्रगुप्त का देखने के लिए मिल जाता है। उसी प्रकार हर्षवर्धन के समय में आएंगे तो हर्षवर्धन भी प्रयागराज की धरती पर आता था, और वेनसांग हमको बताता है कि प्रति 5वें वर्ष वो यहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, और उस महामोक्ष परिषद में सब कुछ दान कर देता था। आगे हम बढ़ते हैं तो जब मुगल्स की बात करते हैं तो निजामुद्दीन अहमद की एक किताब है जिसका नाम है तबकात-ए-अकबरी। तबकात-ए-अकबरी में बेसिकली वो बताता है कि अकबर की भी एक इच्छा थी कि वो यहाँ इतने महत्वपूर्ण स्थान जहां गंगा यमुना का संगम हो रहा है, वहां पर एक सिटी बसाने का प्लान करे। तब फिर उसने यहां सिटी बनाने का प्लान किया। 1574 में वो किले का निर्माण करवाना स्टार्ट करता है, जो लगभग 1583 तक जाकर के कंप्लीट होगा, और वही यहां पर इसका नाम रखता है प्रयाग से बदलकर इलाहाबाद। तो अकबर के समय में इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो उसके आगे के जो रूलर आते हैं उनके समय में इसको इलाहाबाद कहना
इलाहाबाद, इलाहाबाद बोलना स्टार्ट किया था, नॉट इलाहाबाद, इलाहाबाद बोलना स्टार्ट किया था। लेकिन अंग्रेजों के समय पे आते आते ये इलाहाबाद जो है वो इलाहाबाद में बेसिकली तब्दील हो गया था। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई होती है और इस इलाहाबाद की ट्रीटी होती है और उसी ट्रीटी के थ्रू जो शाह आलम था, शाह आलम सेकंड, उसको बेसिकली डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसको पेंशन दे करके बेसिकली इलाहाबाद के क्षेत्र में अंग्रेजों के ही संरक्षण में रख दिया जाता है। तो यहीं से अंग्रेजों का पूरा डोमिनेंस इस इलाहाबाद और इसके सराउंडिंग रीजन्स पर आपको देखने के लिए मिलने लगता है। इसी के पश्चात हम आगे चलें तो बात करते हैं 1857। तो 1857 का जब रिवोल्ट होता है उसी के बाद 1858 में महारानी का डिक्लेरेशन होता है और इलाहाबाद जो है यहीं से आपको कैपिटल देखने के लिए मिल जाएगी फ्रॉम 1858 टू 1921 तक। तो इलाहाबाद ही एज अ कैपिटल के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। और इसके पश्चात कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और कांग्रेस के भी लगातार 3 सेशंस, लगातार नहीं अर्थात 3 सेशंस जो हैं आपको इलाहाबाद की ही धरती पर देखने के लिए मिलेंगे। एक 1888 में आपको देखने के लिए मिलता है जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करता है जो कि पहला एक अंग्रेज होगा। तदुपरांत 1892 में आपको देखने के लिए मिलेगा। 1892 में फिर आपको व्योमेश बनर्जी देखने के लिए मिलेंगे। तीसरे का आप खुद बताएंगे, उसका अध्यक्ष जो था वो और कोई नहीं विलियम वेडरबर्न हुआ करते थे। तो 3 प्रकार से आपको यहां पर अध्यक्ष देखने के लिए मिलेंगे इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद की धरती से यहीं से चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 57 के समय में मौलवी लियाकत अली जी ने यहां पर बेसिकली इनसे मोर्चा लिया था। फिर उसके बाद बात करें तो 1931 में अल्फ्रेड पार्क में ही चंद्रशेखर आजाद की शहादत भी हुई थी और नेहरू परिवार जो है आपको इलाहाबाद से ही देखने के लिए मिलेगा। तो आनंद भवन भी आप, स्वराज भवन, ये सब आपको इन्हीं की ही क्या कहते हैं विरासत के रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्रकार आजादी से पहले इलाहाबाद की हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन में भी इलाहाबाद का बहुत बड़ा रोल रहा था। उसी प्रकार असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इलाहाबाद का एक बड़ा रोल था। बहुत सारे लोग, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, विश्वनाथ पांडे जी, नारायण दत्त तिवारी जी, हजारों सत्याग्रहियों ने यहां से इस धरती से पार्टिसिपेट किया था। और कहते हैं 1930 में जो इलाहाबाद का सेशन हुआ था जिसके चेयरमैन मोहम्मद इकबाल हुआ करते थे, कहते हैं यहीं से ही अप्रत्यक्ष रूप से द्विराष्ट्र के बीजों को बिखेरने का प्रयास किया गया था। लेकिन सच ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी यहीं से हमको द्विराष्ट्र का कॉन्सेप्ट इमर्ज होना स्टार्ट होता है। जबकि इकबाल किसी भी प्रकार से अलग राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे थे, किसी भी अलग राष्ट्र की बात नहीं कर रहे थे, वो केवल एक स्वायत्त क्षेत्र उत्तर पश्चिम की बेसिकली बात कर रहे थे। तो यहां तक बेसिकली हम लोगों ने देखा। उसी प्रकार अगर मैं इसकी भौगोलिक रेखा की बात करूं तो प्रयागराज की धरती जो है वहां की जो जलवायु है वो बेसिकली आर्द्र उपोषण कटिबंधीय जलवायु है, जिसे कोपेन के CWA में नामित किया जाता है, पता रहना चाहिए। लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। टेम्परेचर इसी प्रकार से वेरिएशन करता है। सर्दियों के समय में बहुत सर्दी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसी प्रकार गर्मियों के समय में गर्मी भी और बरसातों के समय में बरसात भी। उसी प्रकार यहां पर एक बात करें 2024 का जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था उसमें इलाहाबाद को 20वीं रैंक दी गई थी। इलाहाबाद की बात करें तो एक स्मार्ट सिटी के रूप में इलाहाबाद को बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। महाकुंभ को हम लोग अलग से आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करेंगे। गंगा यमुना सरस्वती जी का प्रॉपर संगम देखने के लिए मिलेगा। 1868 में ही आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती हुई दिखाई पड़ेगी और 1887 के आसपास इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी नाम देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यदि हम संभागों की बात करें तो यह पूर्वी आर्थिक संभाग का पार्ट है। जिला मुख्यालय प्रयागराज ही है। जिले कौन कौन से आते हैं तो कौशांबी आता है, प्रतापगढ़ आता है और साथ में आपका फतेहपुर हमको देखने के लिए मिलता है। लोकसभा सीटें लगभग 2 हैं, विधानसभा सीटें लगभग 12 हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। उसी प्रकार अगर बात करें डेमोग्राफी की तो लगभग 20% की दर से जनसंख्या यहां पर बढ़ी है दशकीय लेवल पर। वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी इसी प्रकार से आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है।
हिंदी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये पूर्वांचल का इलाका आ जाता है, पूर्वी आर्थिक संभाग, तो यहां पर भोजपुरी भी आपको स्पेशली देखने के लिए मिलेगी। वहीं बात करें सबसे डोमिनेंट धर्म के रूप में आपको हिंदुज्म देखने के लिए मिलता है, जबकि इस्लाम फिर नंबर सेकंड पे आ जाता है, फिर क्रिश्चियनिटी देखने के लिए मिलती है, और बाकी फिर अनदर धर्म आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आज ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है। मैं ओवरऑल अगर यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 1,24,000 रुपए हो चुकी है। तो आप यहां के डेटा को अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लगभग उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आज 1,24,000 रुपए हो चुकी है ऑफिशियल डाटा के अनुसार। क्रॉपिंग पैटर्न को देखें तो राइस व्हीट पैटर्न को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। वैसे भी आपको मालूम है पूर्वी का भाग है तो यहां पर राइस कल्टीवेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि पानी आपको बहुतायत में देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार व्हीट, अरहर, उड़द ये भी आपको मुख्य फसलों के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम ओडीओपी की बात करें तो ओडीओपी में आपको प्रयागराज जो है वहां से मूंज क्राफ्ट को बेसिकली प्रमोट किया जाता है। कौन सा? ये हाथ से बने मेनली प्रोडक्ट हैं, यह है मूंज क्राफ्ट, मूंज से बने उत्पाद। तो मूंज उत्पाद आपको देखने के लिए मिलेंगे यहां के ओडीओपी में। उसी प्रकार अगर हम बात करें उद्योगों में तो बहुत सारे आपको यहां के उद्योग देखने के लिए मिल जाएंगे, खासकर प्रयागराज की धरती पर। तो कौन कौन से उद्योग देखने के लिए मिलेंगे? तो यहां पर कुछ नाम आपके सामने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे नैनी और फूलपुर दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है ओके। उसी प्रकार मूंज की टोकरी बेत बांस बनाने के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प की कारीगरी यहां पर आपको बेसिकली अच्छी देखने के लिए मिलती है। परिवहन की बात करें तो प्रयागराज लगभग हवाई संपर्क के माध्यम से 11 शहरों से डायरेक्टली जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश, पहले मुझे यह बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। उन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित अगर मैं सारे निर्माणाधीन एयरपोर्ट्स की बात करूं तो इस समय उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट जो है वो निर्माणाधीन हो रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मिला करके। ठीक है ना, तो वो तो संचालित हो गए। बाकी अगर हम बात करें तो छोटे छोटे शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 21 एयरपोर्ट निर्माणाधीन हो रहे हैं। तो लगभग 11 शहरों से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली से भी यहां पर जुड़ा हुआ है प्रॉपर, बिलासपुर से जुड़ा हुआ है, गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, भुवनेश्वर, भोपाल डायरेक्ट फ्लाइट आपको यहां से मिल जाती है। सबसे निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? तो वाराणसी और लखनऊ आपको देखने के लिए मिलेंगे। दुनिया की पहली एयर मेल द्वारा जो डाक भेजी गई थी वो बेसिकली इलाहाबाद से नैनी के बीच में, इलाहाबाद प्रयागराज नैनी के बीच में भेजी गई थी फरवरी 1911 में बेसिकली। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम रोड से बात करें तो रोड से भी एक अच्छी कनेक्टिविटी हमको देखने के लिए मिलती है प्रयागराज से। आज गंगा एक्सप्रेस वे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है जो प्रयागराज को भी प्रॉपरली कनेक्ट करेगा पूरे के पूरे उत्तर, पूरे के पूरे पश्चिमांचल वाले रीजन से। ठीक है, रेलवे की बात करें तो ऐसा प्रमुख जंक्शन के रूप में हमको रेलवे का देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश, जिससे हम साउथ इंडिया तक की कनेक्टिविटी को देख सकते हैं। उसी प्रकार कौन से मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं? तो एक तो आपको ये न्यू यमुना ब्रिज आपको देखने के लिए मिलेगा। रात के समय में देखिए तो बिल्कुल ग्लो लाइट के रूप में चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो न्यू यमुना ब्रिज हम देखते हैं। उसी प्रकार हम इलाहाबाद संग्रहालय की बात कर सकते हैं। ये इलाहाबाद संग्रहालय वो भी क्षेत्र होते हैं जहां पर जो भी हमारी पांडुलिपियां से लेकर के बहुत सारे अभिलेख, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आदर्श विचार, उन सभी को यहाँ पर सहेज के रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे निर्देश ले सकें, लगातार उनको अपने जीवंत स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र के बारे में लगातार ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो इलाहाबाद संग्रहालय आपको देखने के लिए मिलेगा।
सिविल लाइंस के क्षेत्र में कंपनी बाग के नाम से मशहूर चंद्रशेखर आजाद पार्क के हरे भरे बगीचों में यह स्थित है। तो इलाहाबाद संग्रहालय इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। उसी प्रकार कुंभ मेला और संगम, इसका स्पेशल से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, जरूर देखिएगा। प्रॉपर रिपोर्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की, उसी के आधार पर देखेंगे कौन सा ग्रीन कुंभ था, कौन सा ब्लू कुंभ था, तो वो सारी चीजें भी हम वहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार अल्फ्रेड पार्क, वो स्थान जहां फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत हुई थी, तो अल्फ्रेड पार्क भी है। उसी प्रकार इलाहाबाद का किला आपको देखने के लिए मिलेगा, वो किला जो कि गंगा यमुना के ही संगम के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार इसका निर्माण भी 1574 में स्टार्ट किया गया और 1583 तक इसको कंप्लीट किया गया था। लाल पत्थर को बेसिकली इसको में यूज किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च, तो ये इंपॉर्टेंट है खासकर ईसाई धर्म के लिए, तो ईसाई धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सेंट कैथेड्रल चर्च आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इसकी जो यूरोपियन वास्तुकला है, इसमें बेसिकली यूरोपियन वास्तुकला का यूज किया गया है। कुछ इस प्रकार की मेहराबें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो बेसिकली अधिक तिकोनी आपको देखने के लिए मिलती हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियों का बेसिकली इसमें प्रयोग किया गया है जो कि इंडो गोथिक स्टाइल के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है, वो उनकी स्टाइल है प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार अगर यहां से बात करें तो कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो बेसिकली प्रयागराज क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो उसमें सबसे बड़ा नाम, इंपॉर्टेंट नाम जो है हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी का हमें नाम देखने को मिलता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अद्वितीय भूमिका निभाई थी और अपने जीवन के लगभग 10 साल सिर्फ और सिर्फ जेल में व्यतीत किए थे। ये कोई बहुत आप इसको छोटी बात के रूप में ना समझें। 10 साल किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के कारागार में बिताए थे, अपने जीवन के जेल में बेसिकली व्यतीत किए थे। तो एक बहुत शहादत है, अपने आप में बहुत बड़ी नमन है इनको। दूसरी तरफ उस समय प्रधानमंत्री के पद को संभाला था जिस समय भारत को अंग्रेज पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके थे और वर्ल्ड की जीडीपी में हमारी जीडीपी लगभग 4% की ही भूमिका उस समय निभाती थी। तो उस दौर से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भारत की यात्रा को स्टार्ट किया और आज जो इसरो को हम देख रहे हैं, आईआईटीज को देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का है। उसी प्रकार इंदिरा गांधी जी, ये भी आपको यहीं से देखने के लिए मिलती हैं। तो इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ था। बताइएगा जरा मुझे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कौन सी सेना थी जिसमें बकायदा इनको शामिल किया गया था, बताइएगा। उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी, तो हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिता, तो वो भी यहीं से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पता रहना चाहिए कहां से कौन सी फेमस पर्सनालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहां तक चीजों को लेकर के आते हैं और ये कुछ बेसिक था जिसमें हमने प्रयागराज के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी जानिए, ट्रिपल आईआईटी को भी जरूर जानिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी यहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी आपको यहीं पर ही कार्यालय देखने के लिए मिलता है। तो प्रयागराज के बारे में बेसिक हमने देखने का प्रयास किया कि ये जिला कैसा था और इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हमको देखने के लिए मिलते हैं। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इसके कुंभ के लिए स्पेशल सीरीज को जरूर देखिएगा जो कि बहुत जल्दी यहां पर आपको प्रसारित होती हुई दिखाई पड़ेगी। कुंभ क्या रिपोर्ट कहती है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं। सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।